चलो डेफिनेशन पढ़ेगा आप लोगों ने की ऑडिट मैटर की। क्या बोलता है बेटा डेफिनेशन, एक बार डेफिनेशन पढ़ो ना गौर से। की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स इन द ऑडिटर फॉर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब कहीं लिखा नहीं है किस किताब में कि कौन से की ऑडिट मुद्दे होंगे जिसको ऑडिट पे फोकस करना है। वो ऑडिटर को लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। कौन से पीरियड की बात कर रहा है वो, करंट पीरियड की ऑडिट मैटर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद, जो बातें तुमने टीसीडब्ल्यूजी को बताई थी ना उसमें से कुछ बातें निकालना जो तुमको किसको बताना है, यूजर्स को। किसको बताना है? पहली 3 लाइन में तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट पता चली कि एक तो प्रोफेशनल जजमेंट के आधार पर डिसाइड होगा कि क्या की ऑडिट मैटर्स है, और दूसरा कौन से मुद्दों में से निकाली गई है जो टीसीडब्ल्यूजी को हमने कम्युनिकेट किया। टीसीडब्ल्यूजी द बॉडी, द स्पेशल बॉडी। पर्पस क्या है दोस्त? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऐसे? सर जब मैं कुछ कम्युनिकेट करूंगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू, किसको? यूजर्स को, तो सर वो ध्यान देना, सर वो मेरी ऑडिट रिपोर्ट की कम्युनिकेशन वैल्यू को बढ़ाएगा। एज एन ऑडिटर मेरी इज्जत की जाएगी। क्या बात है, ऑडिट ओपिनियन पे चेंजेस नहीं आ रहे, ऑडिट ना ओपिनियन फर्क नहीं पड़ रहा, बट सामने वाला बंदा सिर्फ कुछ मुद्दे एडिशनल ऐड कर रहा है हमारे लिए, तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी एज एन ऑडिटर। देखो लिखा है ना, बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, कि देखा मैं उन मुद्दों पर भी ध्यान देता हूं जिस जो मेरे लिए शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ज्यादा important। मेरे लिए होते तो मैं अपने ओपिनियन को चेंज करता ना, मैंने कहा किया चेंज। पढ़ो बेटा क्या लिखा है, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स, ध्यान देना क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में जो लिखा है वो तो लिखा है, उसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे जो उनको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड, बोलो टू अंडरस्टैंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करेंट पीरियड। ठीक है आगे बढ़ो, पक्का पर्पस समझा? पर्पस एक बार दोबारा पढ़ लो और सिर्फ जो चीजें हाईलाइटेड है वो पढ़नी। क्या है इसका पर्पस? ऐसे क्या सर, एनहेंस करना है कम्युनिकेशन वैल्यू को ऑडिट रिपोर्ट की, उस क्या प्रोवाइड करना सामने वाले को, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। किन लोगों को बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंडेड यूजर, जो फ्यूचर में आपसे जुड़ सकते हैं, जो जुड़े हुए हैं उनको तो सब पता ही है, जो फ्यूचर में आपसे जुड़ सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्या सिग्निफिकेंट है और क्या सिग्निफिकेंट नहीं है, आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन बनता है दोस्त, इसके क्वेश्चन तैयार है अपने सामने, कम्युनिकेट करो कि ऑडिट मैटर कौन सी रिपोर्ट में? ऑडिट रिपोर्ट में। अब ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये जो की ऑडिट मैटर है ये वो मुद्दे हैं, ध्यान देना, ये वो मुद्दे हैं जो मैं एडिशनली बता रहा हूं, ये मुद्दे किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारे ओपिनियन होते हैं, तो ये ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो मैं बताऊंगा ही, ओपिनियन तो मेरे को देना ही है, बट ये एडिशनल है, समथिंग एडिशनल विच इज नॉट इन द ऑडिट रिपोर्ट। पढ़ो क्या लिखा है, ऐसे पढ़ना, यहां से पढ़ना। देखो, communicating key audit matter in the is not a, what does that mean? जल्दी बताओ। वो जो तू एनटीए में डिस्क्लोजर दे रहा है ना, व्हाट इज एनटीए? उस डिस्क्लोजर का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये तो मैं मुद्दे पता करूंगा ही भाई, वो तुमको डिस्क्लोजर तो देना ही है। अरे बोलो, मतलब मैनेजमेंट क्या बोल रहा है ऑडिटर को, अब तुम तो बता ही रहे हो कि मुद्दे तो हमको डिस्क्लोजर दे, अरे भाई वो तुम्हारा काम है, वो तो तुमने करना ही है, ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा पढ़ो, ऊपर से बोलना, बोलो की ऑडिट मैटर इन द ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिटिंग एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन। ये मॉडिफाइड ओपिनियन का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं ओपिनियन तो मॉडिफाइड करूंगा बेटा, और ये मुद्दे भी अलग से बताऊंगा। और मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, मैं पढ़ चुके हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन एज पर 705। आगे बढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पढ़ा चुका हूं मैं। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग विद 500, व्हाट इज 570 गोइंग कंसर्न। यार ये भी एक सेक्शन ऐड होता है ऑडिट रिपोर्ट में अलग से, गोइंग कंसर्न को लेके। क्या होता है गोइंग कंसर्न? अगर कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी मिली है, बोलो किससे रिलेटेड, इवेंट और कंडीशन, जो एक डाउट क्रिएट करेगा हमारे मन में, किसको लेके? एंटिटी की एबिलिटी को लेके टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। नहीं गुड, 570, तो ये इसका भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। और लास्ट तो आप आ जाओगे, क्या लिखा है, इट इज नॉट अ सेपरेट, ये कोई ओपिनियन भी नहीं है भाई। तो एक क्वेश्चन बनता है ना कि कम्युनिकेट कर रहे हो तो ये किस किस का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब ये एडिशनल है, किस किस का नहीं है, चलो बोलो। नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर 700 नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग एक्सपर्ट, बोलो 570 मटेरियल अनसर्टिनिटी गोइंग कंसर्न, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर, बोलो। क्लियर है? आगे बढ़ो, एप्लीकेबिलिटी पढ़ लो,
बेहतर तरीके से आ जाएगी। ऑडिटर शेल कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कब कब बताएगा वैसे मुद्दे सर, स्पेशली कौन सी एंटिटीज में, लिस्टेड एंटिटीज में बताएगा सर। लिस्टेड एंटिटीज के तो मुद्दे बताने ही पड़ेंगे क्योंकि वहीं तो इंटरनेट यूजर जुड़ते हैं ना फ्यूचर में। दूसरा बड़ो 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 बड़ो, अगर लॉ ने बोला है, रेगुलेशन ने बोला है तो बताऊंगा ही। जैसे कि आरबीआई बोलता है कि मेरे हिसाब से बता दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेबी बोलेगा बता दूंगा सर। समझ में आ रहा है ना? कोई भी लॉ रेगुलेशन बोलेगा तो मैं बताऊंगा डेफिनेट। देखो लिखा है। और आगे बोलो बेटा, द ऑडिटर में ऑल्सो डिसाइड टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स फॉर अदर एंटिटीज इंक्लूडिंग दोज दैट मे बी सिग्निफिकेंट। बोलो किसके लिए? व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट सर? कोई एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बीएसएनएल जैसी कंपनी है, कोई रेलवे जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। मैं नगर परिषद को ऑडिट कर रहा हूँ, मैं ग्राम पंचायत को ऑडिट कर रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट में। एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल दे हैव अ लार्जर नंबर, बोलो लार्जर नंबर एंड वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर। बहुत सारे प्रकार के लोग जुड़े हैं उनसे, बहुत अलग अलग प्रकार के शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट जुड़ी है, संस्थाएं जुड़ी हैं। तो जहां पब्लिक इंटरेस्ट आएगा वहां की ऑडिट मुद्दे अलग से बताए जाएंगे। तो कौन कौन सी एंटिटी है बोल डालो। लिस्टेड एंटिटी के लिए होगा, लॉ और रेगुलेशन बोलेंगे तो मैं बताऊंगा, या फिर ऐसी एंटिटीज जहां पर क्या इन्वॉल्व है, पब्लिक इंटरेस्ट। वेरी गुड, एप्लीकेबिलिटी क्लियर, खत्म। प्रेजेंटेशन बोलो भाई, कैसे दिखाएगा तू? बोलो, द ऑडिटर शैल डिस्क्राइब, बोलो 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 बोलो, ईच की ऑडिट मैटर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। उसकी एक अप्रोप्रिएट क्या होगी, हेडिंग होगी। बहुत बढ़िया, सेपरेट सेक्शन बनाना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में, और सेक्शन का नाम क्या होगा, की ऑडिट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि ये की ऑडिट मैटर वाली जो रिपोर्ट है, ये ओरिजिनल रिपोर्ट में नहीं आती है, ये आपको बाद में अलग से ऐड करना। दूसरा पढ़ो मेरे बच्चों, द इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इन द सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट शैल स्टेट। बोलो क्या लिखा है, की ऑडिट मैटर वो है। इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या होगी, ये वो मुद्दे हैं किसके जजमेंट में, जो बहुत ही क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, कौन से पीरियड से रिलेटेड है, करंट पीरियड। और दीज मैटर्स वर एड्रेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, बोलो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। मेरा कोई प्राइवेट मत नहीं है, मेरा कोई प्राइवेट ओपिनियन नहीं है, जो भी मेरे को ऑडिट से रिलेटेड लगे फाइनेंशियल स्टेट में वो बता। क्लियर है? एंड फॉर्मिंग द ऑडिटर ओपिनियन, ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज। मैं अपना ऑलरेडी ओपिनियन दे चुका हूं दोस्त, ये तो सिर्फ मुद्दे आपको बताने के लिए है। और ये मुद्दे सिर्फ किससे रिलेटेड है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। क्लियर? ये इसका प्रेजेंटेशन है, ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा बैटिंग के साथ। आज डिटरमाइन कैसे करेंगे, बहुत ईजी है दोस्त। डिटरमाइन कैसे क्या करेंगे कि क्या की है, क्या नॉन कीज है। सर ये तो कहीं लिखा तो नहीं है, 315 लगाना पड़ेगा। व्हाट इज 315? रिस्क असेसमेंट, हायर रिस्क ऑफ, जहां बोलो जहां पर ROMM ज्यादा होगा। व्हाट इज ROMM? ऑडिट रिस्क ज्यादा होगा, और उसी को की माना जाए। क्लियर है ना? और बोलो बेटा। सर एक चीज तो क्लियर हो गई हम लोगों को, 315 लगाया हमने रैंक, लगाते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सर उसके बाद ना एक चीज आपने पढ़ाया था, यहां बहुत गड़बड़ियां होती है, वैल्यूएशन, एस्टिमेशंस, प्रोविजंस, याद आ रहा है कुछ? सर यहाँ होती है गड़बड़ियां, लिखा भी इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कि वो एस्टिमेट सर्टेन है या अनसर्टेन है, रीजनेबल है या अनरीजनेबल है। फ्री, बोलो बेटा। और लास्ट पढ़ो क्या लिखा है, द इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ, ऐसे कुछ इवेंट और ट्रांजेक्शन हुए किस पीरियड में, करंट पीरियड। कौन से पीरियड में, मर्जर्स हो गया, डीमर्जर्स हो गया, एक्विजिशन हो गया, तो बताना तो पड़ेगा ना। शायद उस मर्जर डीमर्जर से मेरे ओपिनियन पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं बताऊंगा जरूर तेरे। द इवेंट एंड ट्रांजेक्शंस, द इवेंट एंड ट्रांजेक्शन फटाफट याद हो जाएगा। बोलो कैसे डिटरमाइन करेंगे क्या की है। सर पहले लगाएंगे हायर रिस्क ऑफ मटेरियल बिजनेस स्टेटमेंट एज पर 315। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या, कहां पर चेक करेंगे सर, मैनेजमेंट के जजमेंट्स और एस्टिमेट्स को चेक करेंगे सर, जहां पर वो इन्वॉल्व है। और आखिरी में कुछ अगर इवेंट और ट्रांजेक्शंस में इस पीरियड में, तो उसका इफेक्ट चेक करना है। क्लियर? आगे बढ़ू, बढ़ू पक्का, नीति बढ़ू आगे भाभी। सरकमस्टेंसेस, आप कब ऐसा आपको फील होता है एज एन ऑडिटर कि मुझे अब बताना चाहिए। 705 क्या कहता है बच्चों, प्रोहिबिट करता है ऑडिटर को फ्रॉम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन द, व्हाट इज दैट मीन, डिस्क्लेमर। तो फिर काय का की एविडेंस, देखो जब कुछ मिला ही नहीं तो काय का की ऑडिट मैटर। व्हाट इज डिस्क्लेमर, व्हेन यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट, तो व्हेन यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, तो हाउ कैन यू से ये की है या नॉन की है। तो तेरे को कुछ मिला ही नहीं तो काय का की, तो बी की। ओके, क्या लिखा है, in the following circumstances auditor shall not communicate key audit matter, बोले even when
तो कौन कौन से सरकमस्टांसेस सर? पहले तो आपने बोल दिया अगर डिस्क्लेमर है तो मत देना, बट कुछ ऐसा मुद्दा नहीं है तो पहला बोलो। अगर लॉ ने मना किया तो नहीं दूंगा। दूसरा, ऑडिटर को लगेगा, बोलो ऑडिटर को क्या लग रहा है? ऑडिटर डिटरमाइन दैट द मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड बिकॉज ऑफ द कुछ गड़बड़ ना हो जाए, एंटिटी पे कुछ नेगेटिविटी ना आ जाए, तो नहीं बताता। बुरा लग रहा है एज एन ऑडिटर कि बताना चाहिए, बट कहीं एंटिटी पर कोई दिक्कत ना आ जाए। तो लास्ट क्या लिखा है? इफ ऑडिटर कंक्लूड दैट द मैटर इज हाईली देश हित में है, कहीं देश हित में है, देश हित में मुझे बताना नहीं चाहिए, दूसरे जो दुश्मन लोग हैं वो फायदा नहीं उठा लें, है ना? सेंसिटिव है द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी के इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव से भी, और बोलो बेटा देश के इंटरेस्ट पर से होता है ना, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, आपने गौर किया होगा इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी कहाँ डिटेल बताती है बहुत ज्यादा, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अरे बोलो, तो बताओ कहाँ कहाँ पर की ऑडिट मैटर की रिक्वायरमेंट नहीं कम्युनिकेट करनी है, जहां पर आप ऑलरेडी कौन सा ओपिनियन दे चुके हो? वेरी गुड। और कहाँ कहाँ पर अगर डिस्क्लेमर नहीं भी दिया हो तो कहाँ कहाँ नहीं करोगे? लॉ ने प्रोहिबिट किया है, ऑडिटर को लगता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं, स्टेक होल्डर के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं, और कंपनी के लिए कभी कभी होता है ऑडिटर की एक बात, एक रिपोर्ट पूरे शेयर मार्केट में हाँ करना जा सकती है। लास्ट का देखा बेटा, बहुत ही हाईली सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कंपनी के इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगी बेसिकली। खत्म हो गया 700 का पढ़ डालो शुरू से लेकर 701 खत्म। और अभी याद कर लो क्लास में कौन डिसाइड करेगा इन मैटर्स को? ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट। उसको लगेगा कौन सी मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग्स है करंट पीरियड से रिलेटेड जो मैंने किसको कम्युनिकेट की थी, टीसीडब्ल्यू। खत्म हो गया भाई। पर्पस क्या है ऐसे का? ये आपकी कम्युनिकेशन वैल्यू को एनहांस करता है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या प्रोवाइड करता है? ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? एडिशनल। और उन इंटेंडेड यूजर को असिस्ट करता है जो पैसा लगाने वाले हैं। और किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट। बोलो, communicating key audit matter is not a substitute for disclosures in financial statement, is not a substitute for the audit express a modified opinion, not a substitute for giving bolo separate section regarding the going concern, and it is not a separate opinion also. It is not an opinion, it is just an information. एप्लीकेबिलिटी कौन कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल होगा? ये ऐसे लिस्टेड कंपनी, फिर जो और रेगुलेशन, और फिर ऐसी एंटिटीज जिस पर क्या इन्वॉल्व है? सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया बेटा यार, वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स है। बोलो पर प्रेजेंटेशन की ऑडिट मैटर की अप्रोप्रिएट सब हेडिंग होगी। हेडिंग का नाम क्या है? की ऑडिट मैटर। से इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज सर ये वो मुद्दे हैं जो प्रोफेशनल ऑडिटर ने प्रोफेशनल जजमेंट के आधार पर मोस्ट सिग्निफिकेंट पर है, तो उसने नॉर्मली किसको कम्युनिकेट किया था? बोलो 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 बोलो। कौन से पीरियड में? करंट पीरियड में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसके लिए मैं सेपरेट ओपिनियन नहीं दूंगा। बोलो बच्चों कैसे डिटरमाइन करेंगे क्या की है क्या नाम की है? पहले क्या करेंगे? 315। व्हाट इज 315? हायर रिस्क ऑफ। फिर कहां पर क्या इन्वॉल्व है? मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स बहुत ही रीजनेबल अनरीजनेबल हो सकते हैं सर, अनसर्टेन हो सकते हैं। और लास्ट क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन। इवेंट का मतलब क्या होता है? कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई। और बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पढ़ के खत्म करता रहो। क्या कब कब कम्युनिकेट नहीं करना है आपको कि ऑडिट मैटर? जब ओपिनियन दिया आपने, when you are not able to find out sufficient appropriate audit evidence, और अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं भी दिया है तो अगर लॉ ने आपको क्या किया? प्रोहिबिट किया। ऑडिटर को क्या लग रहा है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? करना बिल्कुल। फिर मैटर क्या है? बहुत ही क्वेश्चन पढ़ लो खत्म कर, क्वेश्चन पढ़ लो खत्म। ये मत पढ़ना, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। बताओ पहले वाले का आंसर क्या है? सर वो 4 मुद्दे किस किस का सब्स्टिट्यूट नहीं है? वो डिस्क्लोजर्स का नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियन का नहीं है, 570 का नहीं है, और ये सेपरेट ओपिनियन भी नहीं है। सही है। दूसरा वाला क्या है? कहां पर आपको प्रोहिबिटेड है कम्युनिकेटेड की ऑडिट मैटर? जहां डिस्क्लेमर है। अगर जहां डिस्क्लेमर नहीं है तो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव रिगार्डिंग द कंपनी। याद हो गया? सही है। अरे बोलो आ जाओ 705 मॉडिफिकेशन। मैं चाहूंगा 705 आपको खुद पढ़े, मेरी इच्छा। और बताओ मुझे आपको समझ रहेगा। आप 705 की डेफिनेशन पढ़ो, पहले हेडिंग पढ़ो क्या लिखी? मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट। पढ़ो आप क्या लिखा है उसका पूरा हेडिंग। ऑडिटर शेल मॉडिफाई द ओपिनियन। ऑडिटर अपने ओपिनियन को कब मॉडिफाई करेगा? सर कुछ 2 रीजंस लिख रहे हैं वहां पर। पहला रीजन क्या है कार्तिक भाई? पढ़ो। ऑडिटर ने कंक्लूड किया
ऑडिटर ने साल के अंत में कंक्लूड किया किस आधार पर, ऑडिट एविडेंस के आधार पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर नॉट फ्री फ्रॉम, कौन सा ऐसे 200 में कुछ आएगा, 200 है कि 220 है कि 210 है, क्या है बताना पड़ता है ना। आपको ऑब्जेक्टिव होता है ना ऑडिट का कि द स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्रिएटेड ड्यू टू फ्रॉड और एरर। 200 और दूसरा पढ़ ले बेटा, पहले तो मैंने एविडेंस मिला और उसके आधार पर बता रहा हूं कि भाई यहाँ गड़बड़ है। दूसरा क्या बोल रहा है, unable to find out the appropriate audit evidence that statement are free from। तो पहले वाले में मिल चुका है, दूसरे वाले में नहीं मिला है, दोनों ही तो गड़बड़ है। मिल गया तो क्या होता है, एडवर्स हो जाता है, मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, और नहीं मिला तो क्या होता है, डिस्क्लेमर। फैक्टर्स क्या क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपको अलग अलग मॉडिफाइड ओपिनियन बताने की कोशिश करते हैं। मेरी इच्छा है पहला वाला पॉइंट पढ़े, अगर स्टेटमेंट मिल जाए या नहीं मिले उस पर डिसाइड होगा। बोलो पहले वाले में क्या बोल रहा है, नोटिफिकेशन कब आता है बच्चों, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है मटेरियली, या फिर क्या होगा, इनेबिलिटी टू ऑब्टेन। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुझे पता चल चुका है कि कुछ गड़बड़ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर तुझे पता ही नहीं चला है मगर तो अज्यूम करना पड़ेगा, देखो क्या लिखा है, मे बी एविडेंस नहीं मिल रहा मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो दोनों ही कंडीशन में आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करो, अगर मटेरियल मिसस्टेटेड है तो होना ही है, और अगर नहीं मिला है एविडेंस तो मान के चलेंगे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वेरी गुड। मतलब एविडेंस की अवेलेबिलिटी भी आपके ओपिनियन को मॉडिफाई करेगी और उसकी नॉन अवेलेबिलिटी भी करेगी। सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है बच्चों। सर अगर सेल्स में गड़बड़ आई ना तो वो पीएनएल से साथ साथ बैलेंस शीट को भी अफेक्ट करेगा, वो ट्रेडिंग को भी अफेक्ट करेगा, वो डिस्क्लोजर्स को भी अफेक्ट करेगा। क्या लिखा नेक्स्ट में, ऑडिटर जजमेंट अबाउट द व्हाट इज परवेसिवनेस, ऑल एप्लीकेबल टू ऑल। ठीक है, अरे बोलो क्या लिख सकते हो आप, तो लिखो सेल्स, परचेज, सही है ना। सॉरी यार, सर 2 लाइन के भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे ही पूछता साल अंदर से, बोलता कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि तो अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा। सब पहले तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मटेरियली मिसस्टेटेड, अगर वो मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है बिकॉज क्या नहीं मिल पाया, सफिशिएंट ओपिनियन। दूसरा क्या बोल रहा है, मैंने अपने जजमेंट के आधार पर डिसाइड किया कि वो परवेसिवली, मतलब पूरे जितना भी पीएन जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डॉक्यूमेंट सबको अफेक्ट करना। चलो ये आप पढ़ाओ मुझे फटाफट, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। बड़ा जल्दी क्या लिखा है, जोर के पढ़ना, आना चाहिए वीडियो में आवाज। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस qualified opinion when, बोलो when obtain sufficient appropriate audit evidence, conclude के मिस स्टेटमेंट है, इंडिविजुअली भी है और एग्रीगेटिव भी। इंडिविजुअली मतलब जिसका इंपैक्ट दूसरों पर नहीं है बट वो खुद गलत है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इंपैक्ट आएगा क्या बाकी स्टेटमेंट पे, शायद नहीं आए, शायद नहीं आए। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी आ सकता है सर, उसका है। तो कुछ इंडिविजुअली भी गलत हो सकते हैं और कुछ एग्रीगेटिवली, बट वो क्या होने चाहिए, बट नॉट परवेसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो, ये पढ़ाएंगे मेरा, क्या था इसमें कुछ याद है क्या, इंडिविजुअली और एग्रीगेटिवली इंपॉर्टेंट है बट परवेसिव नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है बट शायद वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहे। पीछे पढ़ो क्या लिखा है, ऑडिटर इज अनेबल टू, बोलो अनेबल टू, ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इफ एनी कुड बी, लिखा है जो मैं ढूंढने गया था मिला नहीं, तो मटेरियल तो है बट वो दोबारा पढ़ने के बच्चों क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होगा, अगर ओपिनियन बोलो मैं एविडेंस ढूंढने गया था मिल गया, 2 पार्ट में मिला, इंडिविजुअली और एग्रीगेटिव, मटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है, मैं ढूंढने गया था बट मेरे को नहीं मिला, चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पे था या परवेसिव बेसिस पे था, सॉरी एग्रीगेटिव बेसिस पे, उसका मैं क्या बता सकता हूँ, उसका कोई पॉसिबल इफेक्ट बता सकता हूँ, अनडिटेक्टेड बेसिस में कोड भी मटेरियल बट नॉट। तो मेरा एक सिंपल आंसर थे, तो क्वालिफाइड ओपिनियन परवेसिव के आधार पर होगा क्योंकि वो मटेरियलिटी के आधार पर। वेरी गुड, मैं पढ़ा चुका हूँ मैं चार्ट के थ्रू। इसका टाइटल पढ़ लो क्या आता है ऑडिट रिपोर्ट में, क्वालिफाइड। तो इंपॉर्टेंट तो है बट तू पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, यही मतलब हुआ।
पढ़ो क्या क्या लिखा है पैराग्राफ में, क्या लिखा होगा, क्वालिफाइड ओपिनियन, फिर नीचे क्या लिखा रहेगा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, फिर टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी ओपिनियन पैराग्राफ में, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ आना फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटली इन ऑल मटेरियल। एडवर्स तुम पढ़ा दो यार, एडवर्स तुम पढ़ा दो मेरे क्या बोल रहा है बहुत एडवर्स कब आता है, जब आप जो ढूंढने गए थे वो मिल गया। ऑडिटर शेल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन में, तो ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन कंक्लूड्स कर चुका है वो कि जो मेरे को मिला किस बेस क्या मिला इंडिविजुअली, दोनों क्या है, मटेरियल भी है और परफेक्ट भी। पढ़ लो क्या लिखा है, नोट पढ़ लो, मतलब जब जब ओपिनियन दोगे तो उसका बेसिस आधार देना पड़ेगा, नीचे आधार देना पड़ेगा। बेटा मेरे बच्चे, जब आपको इधर ध्यान देना, वो क्या बोल रहा है, यहां फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तब भी लिखूंगा ट्रू एंड फेयर, लिखा है कौन से ओपिनियन की बात हो रही है, क्वालिफाइड। यहाँ देखो कहीं लिखा है क्या सर, सर यहाँ तो लिखा है, ये ध्यान क्योंकि जो मुझे मिला वो इंपॉर्टेंट भी था, परवेसिव भी था, मिल गया मगर इंडिविजुअली भी मिला और एग्रीगेटिव भी मिला। तीसरा वाला आपने रट जाना है, रट जाना है तीसरा वाला, पढ़ो। When auditor is unable to find out on which to base the opinion, the auditor concludes that बोलो possible effect of financial statement, बोलो दोनों क्या है, पांच दोनों में से बोल रहा हूँ। जो नहीं मिला तो अगर मिल जाता तो वो मटेरियल भी होता और पढ़ लो नीचे करेगा। बताइए बिल रिसीवेबल्स जो है वो इंडिविजुअल ही सिग्निफिकेंट है कि वो एग्रीगेटिव है, एग्रीगेटिव काफी चीजों को अफेक्ट करेगा, काफी चीजों। इसमें बेटा वो जो तीसरी लाइन है वो, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स, बोलता है वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये आपको बताना पड़ेगा, इसलिए मैं ओपिनियन नहीं दे पा रहा। आपको पता है ना डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट एन ओपिनियन, इट इज अ वार्निंग, इट्स नॉट एन ओपिनियन। चलो मैं ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो नीचे लिखा है आपको पूछ सकता है एग्जाम में, कौन से ओपिनियन पे क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, ओपिनियन पैराग्राफ एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि तीनों के डिफरेंट है, ठीक है। इसमें आपने एक चीज गौर किया, ट्रू एंड फेयर वर्ड ही नहीं है, तो बोलता ट्रू एंड फेयर होने या ना होने के लिए कुछ मिले तो मिलेंगे ना, कुछ मिल जाता तो डिसाइड करता है कि ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। परवेसिव की मीनिंग है मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड है बच्चों, उसका इफेक्ट किस पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो इफेक्ट इंडिविजुअल आधार पर होगा या एग्रीगेटिव आधार पर होगा। बेटा जल्दी से परवेसिव का इफेक्ट पढ़ो फटाफट। परवेसिव इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज इन द ऑडिटर जजमेंट, बोलो। और ये तो नहीं मेरे से पूछा था ना, सो समझा समझा ऐसा एग्जांपल थे, बिल रिसीवेबल्स में अगर गड़बड़ हुई तो वो सिर्फ एक दो एंट्री को अफेक्ट करेगा कि वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकता है, कर सकता है। तो आप लैंग्वेज पढ़ना, ऑडिटर को लगता है कि जो परवेसिव इफेक्ट है किसका, मटेरियल में से स्टेटमेंट का, आर नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक, सिर्फ कुछ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो सब कुछ से रिलेटेड, सिर्फ कुछ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है। दूसरा बोलो, ध्यान देना, बोलता है अगर वो लिमिटेड भी है एक दो ट्रांजेक्शन से, उन एक दो ट्रांजेक्शन की जो अमाउंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बड़ी अमाउंट है, रिप्रेजेंट एग्जांपल बिल रिसीवेबल्स की बात लेते, बार बार उसी की बात हो रही तो उसी पे चर्चा कर रहे हैं। सर वो बिल सुनना पूरी बात, बिल रिसीवेबल में एक बिल है सर, एक ही बिल है सर, कहाँ एक बिल को लेके आप कहाँ इतनी माता पच्ची कर रहे हैं, नहीं भाई वो एक ही बिल, पूरे बिल रिसीवेबल का 80% ट्रांजेक्शन, तो भले वो ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल है बट उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या है, बहुत सब्सटेंशियल। सही है, सही बोल रहा हूँ। तीसरा बोलो क्या लिखा बेटा, बोलिए। ऑडिटर के जजमेंट पे इसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, डिस्क्लोजर्स पर, और वो डिस्क्लोजर्स किसके इंपॉर्टेंट पड़ेगी, यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए। खत्म हो गई। तो भले कभी कभी इंपैक्ट क्या होता है, स्पेसिफिक एलिमेंट तक होता है,
कभी कभी बोलो, कभी सॉरी, कभी कभी इम्पैक्ट स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं होता, बट अगर स्पेसिफिक है तो वो स्पेसिफिक एलिमेंट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कितना पोर्शन लेता है? सब्सटेंशियल अमाउंट में, समझ लेना अमाउंट में। पता चला आप 1000 करोड़ का सामान बेच रहे हो, तो जो मुझे एज ए ऑडिटर गड़बड़ी मिली वो 300-400 करोड़ की थी, तो 300-400 करोड़ सब्सटेंशियल है कि नहीं है? ऐसे। भले वो एक ही आदमी से रिलेटेड होगा, एक ही एंटिटी से रिलेटेड होगा, एक ही एंट्री से रिलेटेड होगा, एक ही डिस्क्लोजर से रिलेटेड होगा, बट सब्सटेंशियल तो है। रिलेटेड पार्टी की कोई एंट्री होती है क्या अकाउंट में? सर एक ही तो डिस्क्लोजर है, मगर वो सब्सटेंशियल है ना। समझा? आर नॉट कन्फाइंड, एक दो मुद्दों से रिलेटेड नहीं होता। फिर नीचे क्या बोलता है? अगर है तो सब्सटेंशियल पोर्शन कवर करता। और लास्ट बोलो, उन डिस्क्लोजर से रिलेटेड है जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? यूजर से। तो रिलेटेड पार्टी है क्या यूजर के लिए इंपॉर्टेंट? 100% है, 100%। फॉरेक्स भी है, बाहर से पैसा कमा रहे हो तो बताओ तो जरा कैसा फॉरेक्स लगाया तुमने। बेटा ये पढ़ लो, ये तुमने चीख चीख के पढ़ना, चिल्ला चिल्ला के पढ़ना, चीख ही निकलनी चाहिए तुम्हारी। क्या निकला है? चेंजेस टू बी मेड टू बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ इन केस ऑफ। अब मैं ओपिनियन को मॉडिफाइड कर रहा हूं तो डेफिनेटली मुझे अपनी हेडिंग चेंज करनी होगी। तो बेटा पहला पॉइंट करेगा अमेंड द हेडिंग। पहला क्या था? बेसिस फॉर ओपिनियन। अब क्या हो जाएगा? या फिर बेसिस फॉर, या फिर बेसिस फॉर। वेरी गुड बच्चे। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, जोर के पढ़ेंगे, जोर के तभी याद होगा। इफ देयर इज ए, कहां पर, किससे रिलेटेड? ऑडिटर शेल इंक्लूड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन आ, बोल रहा है उस अमाउंट का, उस अमाउंट का फॉर क्वांटिफिकेशन। कितनी क्वांटिटी का है दोनों बताना। होता है ना कभी कभी, एक तो डिस्क्रिप्शन दे कि क्या ट्रांजेक्शन है, वो किससे रिलेटेड, और उसका क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट कितना होगा। मतलब जैसे एग्जांपल 100% का ट्रांजेक्शन है तो उसका इम्पैक्ट कितना है? 1%, 2%, 3%, 0%, सबका। ठीक है, अनलेस व्हाट इज प्रैक्टिकल सर, बहुत ही छोटा अमाउंट है, क्या कर लूंगा कैलकुलेट। तीसरा पढ़ो, इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू क्वांटिफाई। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है सर वो ट्रांजेक्शंस नहीं है, वो रिलेशनशिप से कंपनी की कुछ डिस्क्लोजर्स में, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप से। तो सर उसका इम्पैक्ट मैं क्वांटिटी में नहीं बता सकता, मगर उस रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर मेरे को चिंता है। उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकता सर, रिलेशनशिप से ना, अभी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनके बीच में, मगर उसकी इम्पैक्ट मैं बता सकता हूँ कि वो गड़बड़ हो सकती है। तो क्या लिखा? अगर कभी कभी क्वांटिटी में नहीं बता पाओगे तो बोलो क्या होगा? बोलो तो ऑडिटर शैल स्टेट इन दिस सेक्शन में बता देना कि मैं क्वांटिटी में तो नहीं बता पाऊंगा, बट उस इवेंट का और उस ट्रांजेक्शन का मैं एक इम्पैक्ट बता सकता हूँ। चौथा बोलो क्या लिखा? इफ मॉडिफिकेशन रिजल्ट फ्रॉम ए, बोलो इनएबिलिटी टू ऑब्टेन, तो फिर आप ऑडिटर शैल कंक्लूड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन द रीजंस फॉर दैट, कि तू क्यों नहीं हासिल कर पाया बे? सर मैंने तो रैप भी लगाया, फैब भी लगाया, अदर ऑडिट प्रोसीजर भी लगाया, फिर भी कुछ नहीं करा। तो रीजन क्या बताओगे? सर मैंने उनसे WR मांगा, व्हाट इज WR, नहीं दिया। मैंने उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगा 705, नहीं दिया। कुछ अलाउड ही नहीं कर रहे हैं। बाहर वाले से पूछने के लिए तो पहले उनसे पूछना पड़ता है। सही है सर, मैंने 550 की भी रिक्वेस्ट की। क्या है 550? 560 की भी रिक्वेस्ट की सर, 570 की भी रिक्वेस्ट की, मिल रही नहीं, कुछ आकर भी दे रहे। उनको बोला सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट दिखाओ, 570 को प्रूफ करने के लिए नहीं दिखाया। क्या होता है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट? इशूड बाय द बैंक, 1 साल तक लिक्विडिटी होनी चाहिए, सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। और लास्ट 5 वाला पॉइंट, हम सबकी नीति पढ़ेगी। नीति पढ़ बेटा, 5वां पॉइंट। चौथा वाला किससे रिलेटेड है मेरे बच्चों? डिस्क्लेमर से रिलेटेड है ना। फिर चौथा उसी से रिलेटेड है कि नहीं? तो बोलता है मैं तो ऑडिटर डिस्क्लेम इन ओपिनियन, पढ़ो ना नीति मैडम। When the auditor disclaims an opinion on the financial statements, the auditor shall not include the following elements required by. अगर तू अपने ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लेमर दे रही है तो 700 के हिसाब से ये 2 चीजें नहीं आएंगी। कौन सी 2 चीजें? By investors, where the auditor's responsibilities are described and. एक सेक्शन है ऑडिट रिपोर्ट में, इसको बोलते हैं ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका फॉर्मेट है ना ऑडिट रिपोर्ट में, तो उसको ऑडिटर को ये भी बताना पड़ता है ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने फुलफिल किया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोलता है जब तेरे को मिला ही नहीं तो अपनी जिम्मेदारी बता के करेगा क्या?
नहीं मिला, नहीं मिला। दूसरा बोलो। A statement about whether solid evidence obtained is sufficient and actually और तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि जो तेरे को नहीं मिला, अगर मिल जाता तो क्या वो सफिशिएंट होता या अप्रोप्रिएट होता, क्या देने के लिए। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहां से लेके यहां तक आएगा वो सवाल। पहले तो ये दो अलग सवाल आ जाएंगे, ये अलग क्वेश्चन आएगा इस पे, देखो चौथे और पांचवें पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले डिस्क्रिप्शन देना है ट्रांजेक्शन का, फिर उसके क्वांटिफाई इम्पैक्ट बताना है, और अगर क्वांटिफिएबल नहीं है तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे देना बस सेक्शन। क्या लगता है अदानी, अपन सुनते हैं कई बार कि इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, इस कंपनी के जो केएमपीज हैं, वो उनके नौकर हैं, वो उनके कुछ रिलेटिव्स हैं, तो इसकी क्वांटिफिकेशन बता सकते होगे नहीं ना, बट कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर तो जजमेंट दे सकते हो ना। सर गड़बड़ है सर, एज एन ऑडिटर गड़बड़ लग रही है मेरे को बहुत ज्यादा। तो ये बड़ा पैराग्राफ है ई वाला, बड़ा अच्छा पैराग्राफ है। नेक्स्ट क्या लिखा है, चेंजेस टू बी मेड टू ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ इन केस ऑफ वार्निंग दे रहा हूं मैं, तो मैं कैसे चेंजेस लाऊंगा। पढ़ो भाई क्या लिखा है, व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम एन ओपिनियन। बेटा डिस्क्लेमर कब आता है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ शेल इंक्लूड ओनली द, यहां ऊपर क्या बोला कि पैराग्राफ डाले मत, नीचे क्या बोल रहा है, अगर डाल रहा है तो सिर्फ ये लिखना, तीन चीजें लिखना। पढ़ो, पहली चीज जोर के पढ़ना, बिल्कुल जोर के पढ़ना। प्रिंस भाई क्या लिखे, पढ़ो जल्दी पढ़ो। Statement that the auditor's responsibility is to conduct an audit of the entity's financial statement in accordance with standards of audit. एज एन ऑडिटर मैंने अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल किया एज पर दी स्टैंडर्ड, मैंने किया वो सब कुछ, बस ये लिख देना। दूसरा पढ़ो कार्तिक गुप्ता जी, जल्दी जल्दी पढ़ो। The statement that, however, issues of the matters described in the basis of letter of opinion section, the auditor was not able to. बोलता है मैंने कुछ मुद्दे बताए हैं, कौन से सेक्शन में, डिस्क्लेमर वाले, बट मैं उन पर एविडेंस हासिल नहीं कर पाया। सही है, मैंने उन मुद्दों को क्या किया है, डिस्क्राइब तो किया है, बट उनको लेके कोई ओपिनियन नहीं है, बिकॉज मेरे को मिला ही नहीं एविडेंस। तीसरा पढ़ लो भगत, खत्म करो। The statement about auditor independence and other ethical responsibilities required by. यानी यहाँ तुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं इंडिपेंडेंट था, मैं ऑब्जेक्टिव था, मैं प्रोफेशनली जजमेंट के साथ या प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन, बताना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग बोलेंगे ऐसे कैसे नहीं मिला कि तू बिक तो नहीं गया। तो तुझे ये लिखना पड़ेगा कि मैंने अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया है। और ये कौन सा ऐसे बोल रहा है समझने के लिए आपको, सच भाई स्टार बना दो उस पर। क्या है इसके हेडिंग, चेंजेस टू बी मेड टू ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ इन केस ऑफ। चलो नेक्स्ट पढ़ो, पढ़ो भाभी क्या लिखा है। communication with receiver आपको तो पता है ना, कुछ मिले या ना मिले इनको बताना है। बोलो ऐसे, ऐसे का नाम बोलो, कम्युनिकेशन विद टीसी टेक्नोलॉजी का ऐसे क्या था 1960 65 में क्या था, Evaluation of. इवेल्यूशन ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट का 460 450 इंटरनल फैक्टर, तो उससे रिलेटेड था वो। और 450 इवेल्यूशन ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। पढ़ो भाई, भाभी जी जोर के पढ़ो क्या लिखा है। When the auditor expects to modify the opinion in the auditor's report, the auditor shall communicate with PC अपन पढ़ चुके थे ना कि जब आप रिपोर्ट को अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करोगे तो ये बातें आपको टीसीडब्ल्यूजी को बतानी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा कि देखिए ये इस प्रकार के चेंजेस में, देखो इस प्रकार के चेंजेस में लाने वाला हूं। और ऊपर भी क्या लिखूंगा, मॉडिफिकेशन, क्या लिखूंगा, मॉडिफिकेशन। अपन यहाँ थे टीसीडब्ल्यूजी को कौन से ऐसे के हिसाब से 200 आ जाओ। एच पॉइंट पढ़ो, हेडिंग पढ़ो पहले, हेडिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन ड्यू टू सर, ये तो पहले 11 चैप्टर में लेके जा रहे हो आप। अगर मुझ पर कुछ लिमिटेशन लगाई गई, मेरी स्कोप ऑफ ऑडिट को रिस्ट्रिक्ट किया गया, याद आ रहा है कुछ, तो मैं एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं करूंगा। पढ़ा है भाई अपन ने, भूलना मत। तूने तो कर लिया ना एक्सेप्ट, मैनेजमेंट लगा सकता है आप पर लिमिटेशन, आप यहाँ ऑडिट करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, इस डिपार्टमेंट में करेंगे, इस डिपार्टमेंट में नहीं करेंगे, बहुत कुछ कर सकता है। तब ये हो गया तुम्हारे साथ। पहला पॉइंट पढ़ो वीर भाई क्या लिखा है।
after exercise. अवेयर दैट मैनेजमेंट बहुत शाना है और मेरी स्कोप ऑफ ऑडिट पे क्या लगा रहा है बताओ, लिमिटेशन। तो ऑडिटर सेल रिक्वेस्ट प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए, आई एम एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। 11वें चैप्टर में, मतलब 11वें चैप्टर का टॉपिक है ऐसे याद है कि कुछ 210 में था भाई साहब। दूसरा पॉइंट पढ़ो आदर्श भाई, पूरा कनेक्टेड है आदर्श भाई। पहले तो अवेयर हुआ कि लिमिटेशन लगा रहे हैं तो अपने रिक्वेस्ट किया कि लिमिटेशन को हटाओ, स्कोप ऑडिट। दूसरा पढ़ो, अब भी याद करेंगे अपने सूत्र। अगर मेरे को एक्सेप्टेंस एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद पता चला कि मुझ पर कुछ लिमिटेशन लगाई गई है मेरे स्कोप ऑडिट पे, तो सबसे पहले मैं किसको बोलूंगा? नहीं नहीं, पहले रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट से। काका पहले मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, फिर पहले मैनेजमेंट के पास, फिर उनके पास। मैनेजमेंट बोलूंगा प्लीज ऐसा ना करें, लिमिटेशन को हटाएं। अगर उन्होंने लिमिटेशन हटाने से मना किया तो फिर ये मुद्दे में उनके पापा के पास लेके जाऊंगा। कौन है? CCWC। अनलेस ये सब भी साले मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। तो अगर ये सब भी मैनेजमेंट का ही पार्ट है तो फिर क्या ही लेके जाऊंगा? सब एक ही हमाम में सब नंगे। तीसरा पॉइंट हो गया, कनेक्टेड हो गया, कनेक्ट हो गया। नंगे नुंगे बोला तो मजा आया तुमको पढ़ने में ऐसे भाषा में। तीसरा पढ़ो भाई, कौन पढ़ेगा? सृष्टि पढ़ेगी। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? Determine whether it is formulated for formula it is possible to obtain some तो ये देखना होगा कि ये लोग नहीं, अगर ये सब पे ही लगे रहे, मतलब ये लिमिटेशन अगर नहीं हटा रहे, तो मैं कुछ अलग ऑडिट प्रोसीजर लगाऊं एविडेंस हासिल करने के लिए, कुछ अलग कांड करूं, कुछ लेके आऊं, किसी से अरेस्ट वारंट या कुछ तो करना पड़ेगा, या कोई परमिशन। चौथा पॉइंट बड़ा है भाई, मतलब सेपरेट क्वेश्चन आता है इस पे। हेडिंग पढ़ो गुंजन जी, हेडिंग क्या लिखी है? is able to obtain sufficient. The computer shall determine the इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ये वर्ड में बोला। अब ये मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, अगर मटेरियल है और परवेसिव नहीं है तो देखना पड़ेगा। तो ऑडिटर क्या हो जाएगा, मतलब ओपिनियन क्या हो जाएगा? क्वालिफाइड। फिर से रिपीट करते हैं, ये डिस्क्लेमर है कि एडवर्स है? डिस्क्लेमर है। तो तुझे क्या नहीं मिला? बोले स्टेटमेंट क्या रखा है, पर वो क्या थे क्या नहीं थे, तो ओपिनियन क्या हो जाएगा? अगर मैंने कंक्लूड किया उसका पॉसिबल इफेक्ट, किसका पॉसिबल इफेक्ट? पता चला कि वो क्या था और परवेसिव भी था, तो फिर तो सर मैं विड्रॉ करूंगा, विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट वेयर प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकेबल है तो ठीक है, मजाक तो है नहीं, छोड़ नहीं सकते। पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ इजाजत देगा तो विड्रॉ कर लो। एग्री? दूसरा वाला अपन पढ़ चुके हैं, जाने से पहले बता के जाना है अपना। देखो, इफ विड्रॉल फ्रॉम द ऑडिट बिफोर इशूइंग द, मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले विड्रॉ कर लिया, क्या लिखा देखो, बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट और पॉसिबल, जो भी है डिस्क्लेमर ओपिनियन देके चले जा, ओपिनियन देके चले जा करना डिस्क्लेमर का। ये भी पढ़ा चुका मैं आपको। इफ द ऑडिटर विड्रॉज एज अबव बिफोर विड्रॉइंग ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू, चलो ये पढ़ो फटाफट क्या लिखा, जो ऊपर लिखा था वही है। क्या लिखा था? इनेबिलिटी है, पहले किससे रिक्वेस्ट करो? जब मैनेजमेंट ने रिमूव कर दिया तो आगे ऑडिट आगे बढ़ जाओ। अगर मैनेजमेंट में रिमूव नहीं किया तो फिर किससे कम्युनिकेट करोगे? पहला नंबर किसका है? मैनेजमेंट का। अगर उन्होंने नहीं माना तो अगर वो भी उसमें इन्वॉल्व है तो वेरी गुड, पढ़े थे ना, अगर वो भी मैनेजमेंट का हिस्सा है। पॉसिबल इफेक्ट चेक करोगे, अगर मटेरियल है परवेसिव नहीं है तो कौन सा स्टेटमेंट? अनडिटेक्टेड मिला कहाँ है? ये तो अंदाजा लगा रहे हैं अपन, और वही अनडिटेक्टेड में स्टेटमेंट क्या है बताओ? तो विड्रॉ कर लूंगा ऑडिट से एज पर लॉ और रेगुलेशंस। ये चार्ट भी बना के, मतलब चार्ट से ही पढ़ ली तो इजीली हो जाता। कौन सा ऐसे पढ़ रहे हैं पर ये बचाएगा कुछ? अरे कुछ बचाए क्या? क्वेश्चन बचे बस। अब एक काम करो, मेरे लिए काम करो, उल्टा पढ़ो इस पर, ऐसे को उल्टा पढ़ो हेडिंग के साथ। बहुत क्वेश्चन है और बड़े बड़े क्वेश्चन है, देख रहे हो? 4-5 क्वेश्चन है। पढ़ो 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 पढ़ो।